तो सर कल अपन ने किए थे, करना चालू किए थे राइट्स ऑफ एन एजेंट। उसमें पहला राइट कर लिया था, राइट टू रिटेन आउट ऑफ सम्स रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट, की सर वैसे तो काम पूरा होने के बाद में ही उसका रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, पर सर फिर भी उसके बावजूद भी वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो भी पैसा मिला है उसमें से अपना रेम्यूनरेशन जो उसने एडवांस अपनी खुद की जेब से पे किए हैं, ठीक है, और जो भी एक्सपेंसेस प्रॉपरली इनकर किए हैं प्रिंसिपल के बिहाफ पे उन सब के लिए वो कर सकता है, तो उस पे उसमें से पैसे रोक सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, राइट टू रेम्यूनरेशन। सर बिल्कुल है, रेम्यूनरेशन का कॉन्ट्रैक्ट है, ये पहले ही बता दिया था मैंने आपको, कंप्लीशन पे मिलना चाहिए, पर सर सेल कंप्लीट नहीं है और उसके बावजूद पैसा मिला है तो उसमें से भी अपना जितना बनता है उतना रोक सकता है। नेक्स्ट, हाँ, मिसकंडक्ट के कारण यदि कुछ गड़बड़ हो गई है, प्रिंसिपल को नुकसान हो गया, तो उसका फिर उसको भरना भी पड़ेगा और उसके लिए कमीशन नहीं रोक सकता है, अपना रेम्यूनरेशन नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट, ये भी कर लिया था, एजेंट्स लियन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी। सर प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी पे एजेंट का लियन होता है। सर इनफैक्ट इसमें एक बात और ध्यान रखना कि सर प्रिंसिपल की कुछ बुक्स, यदि बुक्स, वो नॉर्मल पढ़ने वाली किताबें नहीं बोल रहा हूँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल की यदि कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी यदि एजेंट के पास में है तो वो उन पर भी अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है, जब तक कि इसका रेम्यूनरेशन, इसका पैसा वगैरह इसको नहीं मिल जाता, तो ये राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। राइट ऑफ लियन, सर राइट टू रिटेन द फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड्स। ठीक है, ये तीन अपन ने कर लिए थे। अब अपन फोर्थ राइट से चालू करते हैं, राइट टू इंडेमनिटी। इंडेमनिटी एंड गारंटी में इंडेमनिटी अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिया बोरा कहाँ पर हैं आप? अरे गजब। घर पे नहीं है? मैं घर पे ही हूँ। अच्छा, तो किस खुशी में वीडियो बंद करके रखा है आपने? मैंने फोन से किया है, लैपटॉप में चालू कर रही हूँ, इससे कर रही हूँ मैं। अच्छा, क्यों आपको पता नहीं था 8:30 क्लास चालू हो जाती है? हम्म। मैं बाहर थी। जिया बोरा के पास हर क्वेश्चन का जवाब है ना जिया? अरे सर, लाइब्रेरी थी मैं भी। हाँ, मैंने कहा ना हर क्वेश्चन का जवाब है, तो जवाब दिए बिना मानेगी थोड़ी ना, है ना? ठीक है, चल कोई बात नहीं, जिया जैन से भी पूछता हूँ, बाकी लोग भी वीडियो ऑन करो रे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वीडियो ऑफ करके बैठ जाओगे, स्वीया करना वर्ड। चलो जल्दी करो। नेक्स्ट, राइट टू इंडेमनिटी। राइट टू इंडेमनिटी, सर एजेंट का राइट होता है इंडेमनिफिकेशन का फ्रॉम द प्रिंसिपल। ठीक है, जो भी उसने एजेंसी के कार्य के दौरान, एजेंसी के कामों के दौरान जो भी उसने लॉफुल काम किए हैं उन सब के लिए वो प्रिंसिपल से इंडेमनिफिकेशन का हकदार है। पढ़ते हैं और समझते हैं। कहाँ गया आरुष मुंदड़ा? हाँ, इधर ही हूँ। पढ़ो। हाँ पढ़ो। राइट ऑफ indemnification for lawful acts, section 2222. The principal is bound to indemnify the agent against all consequences of lawful acts done in exercise of his authority. जो उसको Example. प्रिंसिपल ने एजेंट को जो अथॉरिटी दी थी और उस अथॉरिटी के अंदर रहते हुए यदि वो लॉफुल काम कर रहा है तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन सब के लिए प्रिंसिपल एजेंट को इंडेमनिफाई करेगा। एग्जाम्पल, A, residing in Delhi, appoints B from Mumbai as an agent to sell his merchandise. As a result, B contracts to deliver the merchandise to various parties, but A fails to send the merchandise to B and B faces litigations for non-performance. A bound to protect B against litigations plus costs plus expenses. सर प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया, जा मेरा माल बेच के आ मुंबई में। प्रिंसिपल खुद दिल्ली में था, एजेंट मुंबई में था, तो एजेंट ने वो माल को देने का वादा 4-5 जनों को कर दिया, मतलब अलग अलग जितना भी था, थोड़ा इसको थोड़ा इसको। सर जब डिलीवरी की डेट आ रही थी ना तो प्रिंसिपल ने माल इधर भेजा ना, तो ये यहाँ पर सप्लाई कर पाया फिर इन लोगों को, तो इन लोगों ने इसके ऊपर केस ठोक दिया कि भैया कॉन्ट्रैक्ट बना के और माल सप्लाई नहीं किया है। तो सर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो भी इसको कुछ नुकसान होगा उन सब के लिए एजेंट जो है वो प्रिंसिपल से इंडेमनिफिकेशन का अधिकार रखता है। ठीक है, एक और एग्जांपल मेरी तरफ से ही देख लो कि सर ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का जमीन है,
उसने एक एजेंट अपॉइंट किया, जा मेरे ब्याह पे यहाँ पर घर बनवाना चालू कर। ठीक है, तो ये सारा सामान, आदमी, कारीगर सब लेके पहुंचा यहाँ पर काम करवाने के लिए। थोड़ा काम करवाया, जितने क्या हुआ, पड़ोस से कई लोग आ गए, अरे भाई ये प्लॉट विवादित है, आपने यहाँ पर काम कैसे चालू करवा दिया। तो मतलब इसमें सारा इसको भी नुकसान हो गया। कैसे कि इसने इतना सारा मतलब मान लो 1-2 लाख रुपए ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन पे खर्च कर दिए थे। कंस्ट्रक्शन में तो पैसा पानी की तरह लगता है भाई। ठीक है, तो 1-2 लाख रुपए यहाँ पर ऑलरेडी खर्च कर दिए थे। फिर पता पड़ा कि ये तो सच में विवादित प्लॉट है, तो प्रिंसिपल एजेंट को इस काम के लिए जो भी इसका रुपया खर्च हो गया, कॉस्ट, एक्सपेंसेस, और यहाँ पर आपस में कोई लिटिगेशन हो जाता है उसके लिए भी, लिटिगेशन में सारी चीजों के लिए ये इसको इंडेमनिफाई करेगा। वकीलों की फीस लग रही है, लिटिगेशन एक्सपेंसेस लग रहे हैं, ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस प्लस लिटिगेशन, इन सब के लिए जो भी है प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट, जो भी उसके लॉफुल काम है उन सब के लिए उसको इंडेमनिफाई करेगा। ठीक है। सेकेंड, राइट टू इंडेमनिटी में सेकेंड पॉइंट, राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट एक्ट्स डन इन गुड फेथ। गुड फेथ अभी पढ़ लो, एकदम क्लियर हो जाएगा, पढ़ना इसको। Where the agent acts in good faith on the instruction of principal, agent is entitled for indemnification for any loss or damage from the principal. एग्जाम्पल, P appoints A as his agent to sell certain goods which did not belong to P. If third parties sue A for this act, A is entitled for reimbursement and indemnification for such act done in good faith. However, the agent cannot claim any reimbursement or indemnification for any loss, etc., arising out of acts done by him in violation of any penal laws of the country. penal laws मीन्स पेनल्टी वाले लॉज, पेनल्टी वाले लॉज मीन्स क्रिमिनल लॉज। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। तो सर, राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट एक्ट्स डन इन गुड फेथ, हमारे एग्जाम्पल से समझो। कोई चीज है हमारे सम्यक की, यस सर, चीज सम्यक की है, पर पड़ी वो आरुष के पास में थी, यस सर। तो आरुष मुंदड़ा ने उसको खुशी को ये कहते हुए दे दिया, अपॉइंट किया एजेंट, कि तेरे को मेरे बिहाफ पे ये मोटरसाइकिल बेचनी है। अरे वो सम्यक की थी, इसकी थी नहीं, तो भी आरुष मुंद्रा ने खुशी को अपॉइंट कर दिया, तेरे को मेरे बिहाफ पे ये मोटरसाइकिल बेचनी है। अरे गलत काम करवा रहा है ना इससे, इसने तो गुड फेथ में ये काम करना चालू कर दिया, गुड फेथ में मोटरसाइकिल बेच दी या बेचने की कोशिश कर रही है, जबकि ये एक तरीके से चोरी की गई, या ये फ्रॉडुलेंट बात ही हो गई ना एक तरीके से, यस सर। तो सर बाद में जब सम्यक को पता पड़ेगा कि मेरी मोटरसाइकिल खुशी ने बेच दी है, तो वो खुशी के ऊपर चोरी का केस और ये सब केस डालेगा या नहीं डालेगा, यस सर। तो वो सब का एज पर द पीनल लॉस, पेनल्टी वाले लॉस जो भी हैं उसके हिसाब से यदि कोई काम किया है, ठीक है, तो बात ये है कि इसने तो गुड फेथ में किया था, यस सर, गुड फेथ में किया था, तो इसको इंडेमनिफिकेशन मिलना चाहिए। देखो, अब बात ये समझना कि ये तो हो गया राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट एक्ट्स डन इन गुड फेथ, बट if third party sue A for this act, A is entitled to reimbursement and indemnification for such acts done in good faith। यदि कोई माल प्रिंसिपल ने एजेंट को ऐसा बेचने का दे दिया जो उसको नहीं था, तो सर इंडेमनिफिकेशन। लेकिन सर अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, however the agent cannot claim any reimbursement of indemnification for any loss etc arising out of acts done by him in violation of any penal laws of the country। सर इसका मतलब ये हो जाता है कि प्रिंसिपल ने एजेंट को एक काम दिया था, उस काम को करने में एजेंट क्या है, किसी थर्ड पार्टी के साथ में मारा कुट्टी करके आ गया, उसकी किडनैपिंग कर ली, उसको बीटिंग कर दिया। ठीक है, आरुष मुंद्रा बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, बार बार मत सवार यार, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल ने एजेंट को कोई ऐसा काम जो भी सौंप दिया कि ये काम करके आना, उस दौरान वो थर्ड पार्टी के साथ में मारा कुट्टी करके आ गया, किडनैपिंग कर लिया, बीटिंग कर लिया, जो काम पीनल लॉज में सारे मना थे वो सारे, या कुछ भी करके आ गया, सर इसके लिए वो इंडेमनिफिकेशन नहीं डिमांड कर सकता है। हाँ, पीनल लॉज में चोरी भी है, लेकिन सर उसके लिए तो हम बेसिकली बात बोल ही रहे हैं कि सर उसने तो पता नहीं था कि माल प्रिंसिपल का नहीं है, गुड फेथ में बेच दिया, सर इंडेमनिफिकेशन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सर
एजेंसी के दौरान उसने कुछ दूसरे ऐसे काम कर दिए जो पेनल्टी लॉज में, पीनल लॉज में मना है, ठीक है, जैसे कि किडनैपिंग करके सब सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, उसके लिए ये इंडेमनिफिकेशन नहीं डिमांड कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। थर्ड पॉइंट इंडेमनिफिकेशन का पढ़ भाई, नॉन लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट टू डू अ क्रिमिनल एक्ट। क्या हो गया आरुष मेरा? मैं पूछा था मतलब उसका इंडेमनिफिकेशन किसके लिए खत्म हो जाएगा, मतलब वो बायर उसको स्यू करेगा तो उसको इंडेमनिफिकेशन नहीं मिलेगा, बट अगर ओरिजिनल ओनर उसको स्यू करेगा तो मिलेगा उसको इंडेमनिफिकेशन प्रिंसिपल ने एजेंट को। प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला जा मेरे बिहाफ पे मिस्टर एक्स से उनकी जमीन खरीद के ला। ठीक है, हाँ। ये इतना आतुर हो गया जमीन खरीद के और काम करने के लिए कि इसको दो पकड़ के किडनैप करके दो थप्पड़ लगा के और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिए। ठीक है, क्या किया इसने? किडनैपिंग प्लस बीटिंग प्लस कोवर्जन हाँ, कर लिया या नहीं कर लिया? कोविशन है। यस सर। तो सर हाँ। अब ये काम करते हुए, अब बाद में जब ये फ्री हुआ मिस्टर एक्स जब फ्री हुआ पूरे प्रोसेस से, सबसे पहले जाके इसके ऊपर क्रिमिनल केस ठोका होगा। हम्म। ठीक है, अब इस क्रिमिनल केस में मान लो इसको कोई रुपए पैसे की पेनल्टी, जेल वगैरह जो भी होगी उन सब के लिए क्या ये इससे इंडेमनिफिकेशन मांग सकता है? सर नहीं मांग सकता। नहीं मार। आ गया समझ में? बट वो जो एक्स्ट्रा खर्चा लगा होगा उसको, जब जब डील क्या चल रही थी कॉन्ट्रैक्ट टाइम, समझो लेबर का खर्चा या वो सब भी नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा। वो एक अलग बात है। ये क्या पॉइंट क्या था लास्ट की, सर इसने कोई भी पीनल लॉस के अकॉर्डिंग गड़बड़ काम कर दिया तो उसके लिए इंडेमनिफिकेशन नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा खर्चा क्या आया कि सर वहां पर जो भी प्लॉट इससे लिया उससे दीवार बनवा रहा है, उस पर थोड़ी बहुत बिल्डिंग बनवा रहा है, उसको चार दीवारी बनवा रहा है ताकि ये सेफ रहे। सर वो एक अलग बात है। क्या कहीं पर दीवार बनाना पीनल लॉज में मना है क्या? नहीं सर, कहीं मना नहीं है, बशर्ते जमीन आपकी जो। ठीक है, तो किसी और की जमीन पे दीवार बनाने लग जाओगे बिना उससे पूछे तो गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, तो सर वो नहीं, हम ये बात कर रहे हैं कि इसने ऐसे कामों के लिए इंडेमनिफिकेशन नहीं मांग सकता। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखो, ये एग्जाम में आ सकता है कि सर प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला ये मेरा कॉम्पिटिटर है, तेरा अखबार है, न्यूज़पेपर है, तू इसके खिलाफ गलत गलत अखबार छाप दे, ये तेरे पे मानहानि का केस करेगा, उस सब के लिए मैं तेरे को इंडेमनिफाई कर दूंगा। हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। ये लिबेल है, किसी को फालतू बदनाम करने के लिए है, गलत चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। तो सर मान लो इसने कर भी दिया, एजेंट ने वो काम कर भी दिया, ठीक है, अपने अखबार के थ्रू, सर क्या ये अब इससे इंडेमनिफिकेशन मांग सकता है? सर नहीं मांग सकता, क्योंकि किसी को गलत तरीके से गलत बात के लिए बदनाम करना भी हमारे पीनल लॉज में मना किया गया है। एक तो ये तो हो गया स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के लेके। अब मैं बोलूं इनमें प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप नहीं है, इनमें फ्रेंड फ्रेंड का रिलेशनशिप है। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में इनका अखबार है, न्यूज़पेपर है, इनका कॉम्पिटिटर है मिस्टर ए। बोला तू इनके खिलाफ, ए के खिलाफ न्यूज छाप दे, मैं तेरे को एक तो इतना रुपया दूंगा, प्लस ये तेरे को जो भी केस करेंगे उससे भी मैं तेरे को इंडेमनिफाई करूंगा। सर अब प्रिंसिपल एजेंट तो रिलेशनशिप गायब हो गया। लेकिन सर यहाँ पर क्या है कि सर इस कॉन्ट्रैक्ट का या एग्रीमेंट का लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। जब लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना? नहीं सर। तो अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो मिस्टर एक्स ने इसको बाद में पैसा देने से मना कर दिया, तो क्या ये इस एग्रीमेंट को कोर्ट में एनफोर्स करा सकता है? नहीं सर, नहीं करा सकता, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो इसको ठन ठन गोपाल ठेंगा कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? यस और नो? यस सर, परफेक्ट। तो अपने सोचने का दायरा थोड़ा सा बड़ा रखो कि ये तो प्रिंसिपल एजेंट हो गया, प्रिंसिपल एजेंट नहीं होते तो चीजें ऐसे बहती, ऐसे फ्लो करती। ठीक है, नाउ नॉन लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट टू डू अ क्रिमिनल एक्ट। पढ़ इसको, वही पीनल लॉ या क्रिमिनल लॉ एक ही बात बोल लो, जबरदस्ती में दो दो सेक्शंस बना दिए, पढ़ ले भाई इसको। Where one person employs another to do a criminal act, the employer is not liable to the agent either upon an express or an implied promise to indemnify him against the consequences of that act. Example: A employs B to beat C and agrees to indemnify him against all consequences of the act. B thereupon beats C and has to pay damages to C for so doing. A is देखो, not liable to indemnify B for those damages. ठीक है, सेक्शन नंबर 223 और 224 में फर्क है। ऐसे ही नहीं अलग अलग बनाए गए हैं, जानबूझ के अलग अलग बनाए गए हैं। कि सर क्या फर्क है? ऊपर तो वो उसको लॉफुल काम करने को बोल रहा है एजेंट को, लेकिन उस लॉफुल काम को करने के दौरान एजेंट ने कुछ पेनल्टी लॉस तोड़ दिए हैं, क्रिमिनल लॉस तोड़ दिए हैं।
तो उसके लिए इंडेमनिफिकेशन नहीं होगा, बाकी नॉर्मल चीजों के लिए तो इंडेमनिफिकेशन हो जाएगा। और नीचे क्या है, नीचे वाला पॉइंट है कि सर एजेंट को अपॉइंट ही कोई क्रिमिनल काम करने के लिए किया गया है, किडनैपिंग, बीटिंग, मर्डरिंग के लिए किया गया, अपॉइंट ही उसी के लिए किया गया है कि कूटो पीटो मारो किडनैप करो। सर उसके लिए इंडेमनिफिकेशन डिमांड कर सकता है कि अरे नहीं, जब ऊपर इनडायरेक्टली नहीं कर सकता तो डायरेक्टली कैसे करेगा। सो वेयर वन पर्सन एम्प्लॉयज अनदर टू डू अ क्रिमिनल एक्ट, वो क्रिमिनल काम करने के लिए ही उसको एम्प्लॉय किया गया था। तो एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल टू दी एजेंट आइदर अपॉन एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। भले ही कितना बोला, तेरे को बचा लूंगा, तेरे को इंडेमनिफाई कर दूंगा, तेरे को ये कर दूंगा, वो, अरे कुछ नहीं, टू इंडेमनिफाई हिम अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट एक्ट, ठीक है। तो वो नहीं मांग सकता, कितना ही एक्सप्रेस या इम्प्लाइड प्रॉमिस हो, उसको इंडेमनिफिकेशन वाला एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये वैलिड है ही नहीं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तो प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशनशिप में बड़ा ध्यान रखना भाई, ठीक है। नेक्स्ट, पांचवा राइट ऑफ एजेंट, राइट टू कंपनसेशन फॉर इंजरी कॉज्ड बाय प्रिंसिपल्स नेग्लेक्ट। पढ़ इसको। Principal must compensate agent in respect of injury caused to agent due to principal's neglect or want of skill. Thus, every principal owes to his agent the duty of care and not to expose him to unreasonable risks. देखो, Example, रुक जा रुक जा रुक जा, समय क्या हुआ रे, सब ठीक तो है, परफेक्ट। कि सर आज मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी लड़ाई हो गई है सर, इसलिए मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं सर। इसका ये मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि गर्लफ्रेंड है, ठीक है, क्योंकि इसने अरे किस पे बोला ये भी अब देख लो सर, ठीक है। मम्मी को पता है या नहीं पता है? अरे सर नहीं है, नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलो आ जाओ सर, लॉ के सर आपको फीस इसलिए नहीं दी है कि आप हमारी पोल खोलते रहो, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। तो सर राइट टू कंपनसेशन फॉर इंजरी कॉज्ड बाय प्रिंसिपल्स नेग्लेक्ट। सर प्रिंसिपल ने एजेंट को कोई एजेंसी का काम सौंपा, सर उसमें कुछ ध्यान प्रिंसिपल को ऐसा देना था, पर वो नेग्लेक्ट कर गया, इसके कारण एजेंट को इंजरी हो गई, कोई मतलब कोई नुकसान हो गया वगैरह। तो सर उससे भी ये प्रिंसिपल के नेग्लेक्ट के कारण जो एजेंट को नुकसान या इंजरी हो गई है, उसके लिए वो पूरा का पूरा प्रिंसिपल से इंडेमनिफिकेशन मांग सकता है। सो प्रिंसिपल मस्ट कंपनसेट एजेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजरी कॉस्ट टू एजेंट ड्यू टू द प्रिंसिपल्स नेग्लेक्ट और वांट ऑफ स्किल। प्रिंसिपल में वो स्किल नहीं थी, इस वजह से एजेंट को नुकसान हो गया, या प्रिंसिपल ने नेग्लिजेंस रख दिया, इस वजह से एजेंट को नुकसान हो गया। So every principal owes to his agent the duty of care and not to expose him to unreasonable risk. Unreasonable risk, भले एजेंट है तो क्या, वो भी तो इंसान है यार। तो अनरीजनेबल रिस्क नहीं, रीजनेबल जो भी बातें हैं वैसे काम करना है। एग्जाम्पल पढ़ भाई। A employs B as a bricklayer in building a house and puts up the scaffolding himself. The scaffolding is unskillfully put up and B is in consequence hurt. A must compensate B. ठीक है ना, व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? सर जब कोई नई बिल्डिंग बन रही होती है, तो आप लोग देखते हैं इसके सामने ये लोहे के पाइप से बड़े 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 स्क्वायर स्ट्रक्चर खड़े किए जाते हैं, ये तीन खड़े और ये तीन लेटे पाइप ऐसे लगाते हैं, जिन पे कि यहाँ पर खड़े होके वो लोग पूरी बिल्डिंग का बाहर का मतलब जो भी सीमेंट का काम करना होता है वो करते हैं। या फिर कोई बिल्डिंग को रिपेयर करना होता है तो भी स्काफ फोल्डिंग होती है ना, या तो लकड़ी के बांस की लगाई जाती है या फिर लोहे के पाइप्स की लगाई जाती है, दैट इज व्हाट इज स्काफ फोल्डिंग। तो सर प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया, कोई बिल्डिंग में नई बिल्डिंग बन रही थी, उसके लिए ब्रिक्स बिछाने के लिए, ओके सर, लेयर बाय लेयर बिछानी पड़ती ना, यस सर। सर उसमें स्काफ फोल्डिंग खुद प्रिंसिपल ने ही लगा दी और गलत तरीके से लगाई, उसमें स्किल थी नहीं, बहुत ही गंदे तरीके से स्काफ फोल्डिंग लगाई, जिससे कि जैसे ही ये एजेंट ऊपर चढ़ा, थोड़ा काम किया, धड़ा पूरा नीचे गिर गया, उसको इंजरी हो गई। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल में स्केयर वो स्किल नहीं थी, या फिर उसने केयर की जो उसकी ड्यूटी थी वो पूरी नहीं की, उसने नेग्लिजेंस से काम किया। तो एजेंट इन सारे चीजों के लिए उससे इंडेमनिफिकेशन डिमांड कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये पांच चीजें अपन ने 1 2 3 4 5 पांच राइट्स ऑफ एन एजेंट कर लिए। तो सर अपन ने पूरे ड्यूटीज ऑफ एजेंट या लाइबिलिटीज ऑफ एजेंट या ऑब्लिगेशंस ऑफ एजेंट कर लिए, और पांच राइट्स ऑफ एन एजेंट भी कर लिए, बाय हार्ट लर्न कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट,
लेट अस कम टू द नेक्स्ट। पहला अपन ने पढ़ा कि सर एजेंट की ड्यूटीज या रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, फिर अपन ने पढ़ा एजेंट के राइट्स क्या क्या होते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं कि सर प्रिंसिपल जो है उसकी लाइबिलिटी क्या होती है अगेंस्ट थर्ड पार्टी। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रिंसिपल को थर्ड पार्टी से कनेक्ट एक्चुअल में कर कौन रहा है कि सर एजेंट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी। सो नाउ व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रिंसिपल टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी? टॉपिक क्या है? लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल टू द थर्ड पार्टीज। ठीक है, क्या वो मना कर सकता है कभी जरूरत पड़ने पे? अरे नहीं नहीं, एजेंट ने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, जाके उसका गला पकड़ो। अरे ऐसा क्यों भाई? उसने तो तुम्हारी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में बनाया था ना, इसलिए तुम्हारा भी गला पकड़ेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में चीजें कैसे चलती हैं, आइए ये पढ़ते हैं। पढ़ भाई फर्स्ट पॉइंट। An agent acts on behalf of the principal, but he is not personally liable. सर एजेंट हमेशा प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, बट ही इज नॉट पर्सनली लायबल। ठीक है सर, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में होता है, इसलिए एजेंट कैन नॉट बी पर्सनली लायबल एक्सेप्ट वन प्लेस। कौन सी है बताओ खुशी? कौन सी है बताओ? एक्सेप्ट वन प्लेस एजेंट कैन नॉट बी मेड पर्सनली लायबल। सोच सोच, कभी खुशी कभी गम हो जाएगा अभी यार, ऐसे मत कर। शाहरुख खान की मूवी कितने लोगों ने देखी है, कभी खुशी कभी गम? अरे सर बहुत ही, आप तो बाबा आदम के जमाने की मूवीज उठा के ले आते हो, ऐसे कौन देखता है आज के टाइम में? मैंने सर देखी है। राघव कहा का तो काम ही है दिन की एक मूवी ठोकना, चाहे कुछ भी हो जाए। हम्म। सर देखे तो तकलीफ, नहीं देखे तो तकलीफ, चाहते क्या हो आप? तो चलो बात ये है, जहां पर एजेंट ने कोई फ्रॉडुलेंट काम किया होता है, फ्रॉड किया होता है, वहां पर उसको पर्सनली रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है, यस सर, अदरवाइज नहीं। चलो कोई बात नहीं। प्रिंसिपल, बात इतनी सी है, क्या एजेंट कभी भी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा to the third party? An agent acts on behalf of the principal, but he is not personally liable. Why? Because he is just into the representative capacity of the principal. इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहा है थर्ड पार्टी से, भले इसके बिहाफ पे साइन कर रहा है पर खुद के बिहाफ पे नहीं बना रहा है, जस्ट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में बना रहा है। एजेंट इज जस्ट द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। अरे यही तो रीजन है कि इसकी कोई लाइबिलिटी बनती ही नहीं है अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो सर जब इसका कोई ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी बनती नहीं है, तभी तो एक माइनर को भी अलाउ किया गया है कि आप भी एजेंट बन सकते हैं किसी के, आप भी एजेंट बन सकते हैं किसी के, क्योंकि इसकी एजेंट तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है किसी और का। आपको ध्यान है ना, माइनर एजेंट तो बन सकता है, लेकिन यदि माइनर ने कल को कुछ गड़बड़ शड़बड़ कर दी, मेजर आदमी होता है एजेंट तो प्रिंसिपल उसका गला पकड़ सकता था, माइनर था तो उसका पकड़ सकता है क्या? नहीं सर। यहाँ पर फिर आपको उस दिन दुख होगा कि मैंने क्यों माइनर एजेंट अपॉइंट कर लिया जब इसने अपनी गलत काम कर दिए। तो ठीक है, ये इसीलिए तो मैं बोला था एजेंट पर्सनल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है सिवाय कुछ जगहों को छोड़ के। ठीक है, वो अभी अपन पढ़ेंगे आगे। तो सर एन एजेंट एक्ट्स ऑन द प्रिंसिपल बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, बट ही इज नॉट पर्सनली लायबल, वो पर्सनली लायबल नहीं होता है। सेकंड, principal is liable to third parties unless there is a contract to the contrary. Principal is liable, not the agent. Who is liable? सिर्फ प्रिंसिपल लायबल है थर्ड पार्टीज को, एजेंट इज जस्ट द कनेक्टिंग लिंक। सो प्रिंसिपल इज लायबल टू द थर्ड पार्टीज अनलेस देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। हाँ, बेसिक रूल तो यही है, लेकिन सर एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज बना लिया कि नहीं प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, एजेंट ही लायबल होगा, तो फिर और इसने भी साइन कर दिया और इन दोनों ने भी कर दिया, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, एक जगह अपन ने और पढ़ा है जहां पर एजेंट बाय डिफॉल्ट पर्सनली लायबल होता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर नंबर 4 में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में
अपन ने ये बात पढ़ी है कि सर एक जगह एजेंट पर्सनली लायबल हो जाएगा। सर किस जगह पे? सर यदि आप एज एन एजेंट फॉर अ फॉरेन प्रिंसिपल एक्ट कर रहे हैं, फॉर अ फॉरेन प्रिंसिपल आप एजेंट जैसे एक्ट कर रहे हैं, वो बाहर बैठा है, आप इंडिया में हैं और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंडिया में उसके बिहाफ पे परचेजिंग परचेजिंग कर रहे हैं। सर जो थर्ड पार्टी है ना, उसके हाथ में आप ही की गर्दन है, फॉरेन वाले की नहीं है। तो आपको यदि किसी फॉरेन आदमी के लिए एजेंट बनना है तो भैया बहुत सोच समझ के बनना, क्योंकि गला आपका पकड़ा जाएगा। ये मत सोचना कि कमीशन बहुत अच्छा मिल रहा है तो काम कर लेता हूं, अरे पेमेंट नहीं आया, कल को कुछ गड़बड़ हो गई, ये आपको लायबल बना सकता है। तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में होने के बावजूद भी कानून बोलता है आपको लायबल बनाया जा सकता है, पर वो एक्सेप्शंस हैं। मेन रूल क्या है रे? मेन रूल ये है कि एजेंट हमेशा रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में होता है, तो इसलिए वो पर्सनली लायबल नहीं है। कौन पर्सनली लायबल है टू द थर्ड पार्टीज? सर प्रिंसिपल इज पर्सनली लायबल टू द थर्ड पार्टीज। थर्ड पॉइंट पढ़ भाई, रीजन बिहाइंड द सेम। ऐसा क्यों है कि एजेंट नहीं और प्रिंसिपल है? Reason behind the same. There is no privity of contract and passing of consideration between agent and third party. Agent is just the connection link between principal बिटवीन प्रिंसिपल and agent. बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। सो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बन किस किस के बीच में रहा है, भले एजेंट ने बनाया हो? सर प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में बन रहा है। ठीक है, इसलिए एजेंट का कोई बीच में ना रोल है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में आप उसको रेस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, बाकी वो बेसिक थंब रूल क्या है, एजेंट रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एंड लास्ट पॉइंट पर भाई, An agent also cannot personally enforce contracts entered into by him on behalf of the principal. पर्सनली एनफोर्स नहीं कर सकता। ये कितनी बड़ी बात है, देखो समझना चाहो तो बहुत बड़ी बात है। An agent also cannot personally enforce the contracts entered into him on behalf of the principal। समझना, ये हो गया आरुष मुंदड़ा, ये हो गया सम्यक जैन। आरुष मुंदड़ा प्रिंसिपल, सम्यक जैन को अपना एजेंट बनाया कि मेरे बिहाफ पे काम कर, ये भी मान गया, ओके। अब सर सम्यक जैन ने किसी थर्ड पार्टी मिस्टर एक्स के साथ में दोनों का कॉन्ट्रैक्ट बनवा दिया, ओके सर। अब किसी कारण से मिस्टर एक्स से जितना पैसा आना चाहिए था उतना आया नहीं आरुष मुंदड़ा के पास में अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तकलीफ हो गई। तो सर अब आरुष मुंदड़ा जो है, आरुष मुंदड़ा यानी कि प्रिंसिपल का राइट होता है ना थर्ड पार्टी मिस्टर एक्स के खिलाफ केस करने का? यस सर, क्योंकि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में है। क्या सम्यक जैन इन पर्सनल कैपेसिटी मिस्टर एक्स के खिलाफ केस कर सकता है? नहीं सर, सम्यक जैन के नाम पे मिस्टर एक्स के खिलाफ केस नहीं कर सकता। वो ऐसे वो एजेंट की कैपेसिटी में जरूर केस कर सकता है। तो यदि केस ऐसा है सम्यक जैन वर्सेस मिस्टर एक्स, तो ये केस ये कोर्ट में एक भी दिन नहीं ठहरेगा। लेकिन यदि केस ऐसा है सम्यक जैन एज एन एजेंट ऑफ आरुष मुंदड़ा वर्सेस मिस्टर एक्स, तो ये केस कोर्ट में एक्सेप्ट हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? सर पर्सनल कैपेसिटी में इस पे केस नहीं कर सकता, लेकिन सर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में जरूर कर सकता है, ठीक है। एजेंट ऑल्सो कैन नॉट पर्सनली एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ द, क्योंकि कई लोग के मन में ये आ जाता है कि सर एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट साइन तो एजेंट और थर्ड पार्टी ही कर रहे हैं ना, एजेंट भले ही प्रिंसिपल के लिए कर रहा है पर साइन तो ये कर रहा है, तो कल को ये चाहे तो एनफोर्स भी करा सकता है क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को? तो आंसर लाइज इन सर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में करा सकता है, प्रिंसिपल की रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, लेकिन पर्सनल कैपेसिटी में ये इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकता है। ओके जी, यस सर, परफेक्ट। तो liabilities of principal to the third parties. Now principal's liability of principal to the third parties. Yes sir. पहली liability, principal's liability for acts of the agent done within his authority and principal's liability when agent exceeds authority. सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना। Principal's liability for the acts of the agent which are done within his authority, उसके अथॉरिटी के अंदर अंदर जो एजेंट, प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ काम करने की अथॉरिटी दी थी,
उस एजेंट ने उस अथॉरिटी के दायरे में रहते हुए काम किया है और थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, तो अब ऐसे काम के लिए प्रिंसिपल की क्या लाइबिलिटी है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, परफेक्ट, यस समझ में आया ना क्या पढ़ रहे हैं सब जनों को? कहाँ गया, कहाँ गई? अरे जिया बोरा अवतरित हो गए, मैंने देखा ही नहीं। नेक्स्ट, अवतरण किसका होता है? अपन ये भाषा किसके लिए काम लेते हैं जिया बोरा? अवतरण किसका होता है? अरे यार क्या तू क्या महाभारत और ये सब सीरियल्स नहीं देखती थी क्या, रामायण, और जब भी आते थे तब? हाँ, अवतरण देवी देवताओं का होता है। ठीक है, चलो आ जाओ कि सर आप लॉ के टीचर हो, लॉ ही पढ़ाओ, हिंदी मत पढ़ाओ हमको। आ जाओ नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ द एजेंट विच आर डन। ये सेक्शन याद रखना रे, 226 और 227 और 228, ये कभी कभार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। पढ़ भाई आरुष मुंद्रा। Principal's liability for the acts of the agent within authority. Section 226. Principal is liable for the acts of agents which are within the scope of his authority. Agent is not required to disclose the name of the principal. If he discloses that he is merely an agent, then it will be sufficient. देखो ये बहुत बड़ी बात है, एजेंट को जो भी अथॉरिटी दी गई थी, यदि उस एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के अंदर अंदर काम करके थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो सर प्रिंसिपल विल बी लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ द एजेंट विच आर डन विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी गिवन टू द एजेंट। ठीक है, अब एजेंट यदि इतना सा बता दे, समझना कई बार ऐसा होता है, समझना समझना प्लीज स्क्रीन की तरफ देखो, कई बार ऐसा होता है एजेंट बताता ही नहीं है थर्ड पार्टी को कि वो एजेंट जैसे काम कर रहा है, थर्ड पार्टी को यही लगता है कि यही आदमी मेरे से डीलिंग करने आया है, तो क्या होगा ये अभी आगे देखेंगे। सर कई बार ऐसा होता है कि एजेंट ये तो बता देता है कि पीछे प्रिंसिपल बैठा है, मैं केवल रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में हूं, लेकिन प्रिंसिपल का नाम नहीं बताता है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, उससे प्रिंसिपल बाइंड होने लग जाएगा। और यदि थर्ड पार्टी को वैसे तो थर्ड पार्टी को किसके ऊपर केस करना होता है कि सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर, लेकिन यदि एजेंट ने बताया ही नहीं है कि वो तो एजेंट की कैपेसिटी में, या फिर ये बता दिया कि पीछे कोई प्रिंसिपल बैठा है लेकिन उसका नाम नहीं बताया, तो फिर अब थर्ड पार्टी को राइट मिल जाएगा इसके ऊपर केस करने का, क्योंकि वो तो पीछे बैकड्रॉप में कौन है उसका नाम ही नहीं जानती है, या ये जानती ही नहीं है कि पीछे कोई बैठा है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है जहां पर थर्ड पार्टी एजेंट पे केस ठोक सकती है, अदरवाइज नहीं ठोकना चाहिए थर्ड पार्टी को एजेंट को, क्योंकि वो तो जस्ट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में था, मेन कल्प्रिट कौन है? प्रिंसिपल। तो अब पहला रूल, सर क्या प्रिंसिपल ने जो भी अथॉरिटी एजेंट को दी थी उसने थर्ड पार्टी के साथ में उस अथॉरिटी के दायरे के अंदर रहते रहते काम किया है, तो सारे काम के लिए थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को लायबल बना सकती है। जैसे कि प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला जा ये मेरी गाड़ी 3 लाख रुपए से कम में मत बेचना, ये भाई जाके इसको 3,25,000 रुपए में बेच के आ गया, बिल्कुल अथॉरिटी के अंदर अंदर दायरे में रहते हुए काम किया ना, यस सर, तो थर्ड पार्टी अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट सर प्रिंसिपल ही विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट, कल को उसमें कुछ भी गड़बड़ गड़बड़ हो जाता है तो। नेक्स्ट, हाँ लेकिन प्रिंसिपल का नाम इतना बता दिया एजेंट ने कि सर पीछे एक प्रिंसिपल बैठा है, उसका नाम नहीं खोला। ठीक है, agent is not required to disclose the name of the principal. If he discloses that he is merely an agent, then it will be sufficient, तो भी वो sufficient होता है। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ बेटा दोनों। B buys goods from A for 50,000, knowing that A is an agent in the contract, but not knowing who the principal is. A's principal P is entitled to claim from B price of goods. ये हो गया भैया। अरे रुक जा दूसरा बोलो। रुक जा, बी नाम का एक आदमी ए से 50,000 रुपए का माल खरीदता है, उसको ध्यान है बायर को कि ए तो मेरली एजेंट है, नोइंग दैट ए इज एन एजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट, उसको पता है एजेंट ही है, ये किसी और का माल बेच रहा है, बट नॉट नोइंग हु द प्रिंसिपल इज, पर उसको पता नहीं प्रिंसिपल कौन। ठीक है सर, यदि इतना मात्र इतना सा पता है कि ये तो मात्र एजेंट है, पीछे असली चेहरा कोई और है, भले उसका नाम ध्यान नहीं हो, सर इतना ध्यान होने पे भी थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को बाकायदा रेस्पॉन्सिबल बना सकती है, जब भी नाम ध्यान पड़े, जब भी नाम ध्यान पड़े तब भी बना सकती है, बस पता होना चाहिए कि पीछे प्रिंसिपल के बिहाफ पे ये काम हो रहा है, कौन बाद में भी पता पड़ जाए तो भी वो रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल पर।
Suppose in the above example, B had a right to recover 10,000 from A, but now B cannot claim set off of this amount from B from money payable to P. देखो ऊपर वाले एग्जाम्पल में ही, सपोज इन दी अबव एग्जाम्पल बी बायर हैड अ राइट टू रिकवर 10,000 फ्रॉम ए। अब देखो कितनी यूनिक सी सिचुएशन बन रही है। प्रिंसिपल का माल बेचा एजेंट ने, किसको? थर्ड पार्टी को। कितना? 50,000 रुपए का। यस सर। सर यदि इसको मात्र इतना ध्यान है कि ये एजेंट है, ठीक है, अपने बिहाफ पे नहीं किसी और के बिहाफ पे काम कर रहा है, भले उसका नाम ध्यान नहीं है किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, किस प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो भी सर थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल बना सकते, मतलब प्रिंसिपल लायबल होगा इस ऐसे काम के लिए, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, अब सर सपोज इन दी अबव एग्जांपल यदि एजेंट इनका कोई दूसरा ट्रांजैक्शन और चल रहा था जिसमें थर्ड पार्टी को एजेंट से 10,000 रुपए क्लेम करने थे, तो सर सेट ऑफ का नियम लगता है ना, किन्हीं दो पार्टीज के बीच में दो ट्रांजैक्शन हो रहा हो, मुझे तेरे को 50,000 रुपए देने और तेरे से 10,000 रुपए लेने हैं, तो क्या मैं ऐसा करूंगा, ये पहले दूंगा तेरे को 10,000 रुपए, ले पकड़, फिर वापस 50 मांगूंगा? ऐसा थोड़ी करूंगा, मैं सीधा कहूंगा देने 50 है लेने 10 है, दिस माइनस दिस, सेट ऑफ करके 40,000 रुपए पकड़िए ले। यस सर। पर सर जहाँ थर्ड पार्टी को ये तो 10,000 रुपए तो अपन एजेंट से मांगती थी, थर्ड पार्टी इससे मांगती थी, ठीक है, और ये ट्रांजैक्शन किसके साथ में हो रहा है? पता है प्रिंसिपल के साथ में हो रहा है, तो उधर इससे ये 10,000 रुपए सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकती है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन इसके साथ में था और ये सेकंड ट्रांजैक्शन इसके साथ में। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? ऊपर वाले एग्जांपल में यदि थर्ड पार्टी एजेंट से पैसा मांग